पिछले कुछ दिनों से मीडिया में चर्चा का विषय बनी और तमाम विवादों में घिरी फिल्म साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म 2002 के गुजरात के गोधरा कांड पर आधारित है, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से 59 लोग मारे गए थे। नमस्कार, द एंटरटेनमेंट लैब में आपका फिर से स्वागत है। तो साबरमती रिपोर्ट की कहानी की शुरुआत होती है 2002 में, जब अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस ने अहमदाबाद के लिए यात्रा शुरू की थी। ट्रेन में सवार लोग अयोध्या से धार्मिक यात्रा करके लौट रहे थे। ट्रेन जब गुजरात के गोधरा स्टेशन पहुंची तो उसमें आग लग गई, जिसमें 2 बोगियों में 59 लोग जलकर मर गए। ये घटना उस समय की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक बन गई और पूरे देश में सनसनी फैल गई। लेकिन जब ये बात बड़े बड़े न्यूज चैनल को मालूम चली तो सभी लोग अपनी अपनी रिपोर्ट बनाने लगे। इस फिल्म में ETV नाम के एक बहुत बड़े न्यूज चैनल को दिखाया गया है, जो एक बहुत पॉपुलर चैनल है। अब यहाँ मैं बता दूं कि 2002 वो समय है जब इंग्लिश बोलना बहुत कूल है और तभी हिंदी को इंग्लिश लिपि में लिखना शुरू हुआ है। अब आगे हम समर को देखते हैं, जो कि एक हिंदी मीडियम के पत्रकार हैं, लेकिन वो बहुत पॉपुलर नहीं है। इसके बाद राज मूवी की प्रेस रिलीज का सीन देखते हैं और यहाँ समर वीडियो पत्रकार के रूप में पहुंचे हैं, जहाँ वो एक सीन को देखकर मेकर्स से कोई कंट्रोवर्शियल सवाल पूछते हैं, जिस पर मेकर्स भड़क जाते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड भी नाराज हो जाती है क्योंकि उसके बिना सर पैर के सवाल ने उसकी बेइज्जती करवाई और उसका फोटो खींचने का मौका भी छीन गया। अब इवेंट के बाद समर को एक कॉल आती है, जहां उसे साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है और उसके साथ जाती है एक जानी मानी ETV न्यूज की सीनियर जर्नलिस्ट मनिका राजपुरोहित। समर मनिका से पहली बार फ्लाइट में मिलता है। यहाँ उनकी बहुत सारी बातें होती है और मनिका को मालूम चलता है कि समर फिल्मी लाइन का पत्रकार है। उसे तो बस यहाँ पर लाया गया क्योंकि उनके पास कोई और वीडियो रिपोर्टर मौजूद नहीं था। जिसके बाद वो दोनों गोधरा पहुँचते हैं और फिर मनिका और समर ग्राउंड जीरो पर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हादसा हुआ कैसे। बहुत सारे लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें काफी सारी जानकारी भी मालूम होती है और साबरमती एक्सप्रेस की इन दोनों बोगियों में जो कुछ भी हुआ था, उन सबको देखकर समर और मनिका दंग रह चुके थे। उन्हें मालूम चलता है कि 59 लोग इन दोनों बोगियों में मारे गए हैं। धीरे धीरे पूछताछ पर पता लग जाता है कि ये कोई हादसा नहीं था, जबकि आग जानबूझकर लगवाई गई थी। ये बात समर और मनिका दोनों ही बहुत अच्छे से समझ चुके थे। जिसके बाद हम कुछ पॉलिटिशियंस को देखते हैं, जिनके पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि इस कांड के द्वारा इस सरकार को झुकाया जा सकता है। बस पब्लिक को बताना होगा कि इन सब में सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती है। अब मनिका लाइव रिपोर्टिंग शुरू करती है और समर उसे शूट करता है, पर मनिका यहाँ बताती है कि अयोध्या से चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस में अचानक गोधरा पहुंचने पर आग लग गई और ये एक बहुत ही बड़ा हादसा था जिसमें 59 लोग मारे गए। ये सारी चीजें देखकर समर को बहुत बुरा लगा, क्योंकि मनिका और समर दोनों ने ही साथ देखा था कि यह हादसा नहीं जबकि कोई साजिश थी। मनिका ने समर को कहा था कि जब ये क्लिप कंप्लीट हो जाए तो उसे ऑफिस भेज देना, और समर सब कुछ चुपचाप मान लेता है। पर मनिका मैडम के यहाँ से जाने के बाद समर फिर से जीरो ग्राउंड में आता है और वहाँ पर सारी चीजें रिकॉर्ड करता है जो कि दिखाई जानी चाहिए थी। समर यहाँ पर बताता है कि किस तरह से हमला हुआ था और हॉस्पिटल जाकर उन सारे विक्टिम्स की भी रिकॉर्डिंग करता है जो कि बुरी तरह से घायल थे। उन सभी का कहना था कि एक भीड़ अचानक से आई और ये सारा हादसा हुआ। ये सब लेकर समर तुरंत ही दिल्ली आता है और उस रिकॉर्डिंग के बारे में ETV मीडिया हाउस के डायरेक्टर को बताता है। वो उन्हें दोनों टेप दे देता है, एक टेप जिसमें मनिका ने रिपोर्टिंग की थी, जहां इन सबको महज एक हादसे का नाम दिया था, और दूसरी टेप जिसमें समर ने रिपोर्टिंग की थी और वहां साफ साफ दिख रहा था कि इसके पीछे कोई चाल है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि मनिका ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी थी। यहाँ समर अपने हेड को बताता है कि जो कुछ भी मनिका मैडम और हमने देखा वो यहाँ पर बताया नहीं गया है। मेरे पास पुख्ता सबूत है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि असलियत क्या है। तब ETV मीडिया हाउस वाले समर को कहते हैं कि कल तुम्हारी रिपोर्टिंग भी टीवी पर चलाई जाएगी, और वो ये टेप मिश्रा जी को दे देता है, जो कि ETV मीडिया में ही काम करते हैं। लेकिन जब अगले दिन टीवी पर सिर्फ मनिका मैडम की रिपोर्टिंग बताई जाती है और ये सब देखने के बाद तुरंत ही समर मीडिया हाउस पहुंचता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग सच्चाई क्यों छुपा रहे हो। लेकिन उसे बताया जाता है कि हमें ऐसा करना पड़ता है। तब समर की उनसे बहस हो जाती है, जिस पर मनिका मैडम और ETV मीडिया हाउस के डायरेक्टर उससे ठीक से बात नहीं करते और नौकरी से भी निकाल देते हैं। जाते जाते समर उनसे कहता है कि एक दिन गोधरा कांड का सच जरूर बाहर आएगा। आगे हम देखते हैं, अब पूरी दुनिया को ऐसा लगने लगा है कि वो महज एक हादसा था और यहाँ समर कुछ भी नहीं कर पाता, जबकि वो चाहता था कि सच सामने आए, और उसके पास जो टेप थे वो टेप भी उसने उन्हें ही दे दिए थे। कोई सबूत ना होने की वजह से उसे झूठे केस में जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि अगर वो बाहर रहा तो ETV मीडिया हाउस के लिए खतरा बन सकता था। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे जेल से छुड़वा लेती है, पर अब समर इन सबसे दूर चला जाता है और शराब के नशे में धुत हो जाता है। अब वो बस अपनी जिंदगी ठीक ठाक तरीके से गुजारना चाहता है।
इसी तरह से 5 साल बीत जाते हैं और कहानी 2007 में पहुंच जाती है, जहां पर हम अमृता गिल नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो भी एक जर्नलिस्ट है जो कि ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बस वो भी मनिका जैसी एक बड़ी न्यूज रिपोर्टर बनना चाहती है और अब अमृता ईटीवी मीडिया में ही काम करती है। अब आगे हम देखते हैं कि 2007 में जब सीएम चेंज हो चुके थे तब ये केस एक बार फिर से रीओपन होता है। अब नई सरकार बनी तो ईटीवी मीडिया हाउस के लोग उनके मिनिस्टर से मिलने के लिए पहुंच गए, जो बस अपने संबंध मजबूत करना चाहते थे। लेकिन वहां जाकर के उन्हें पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि ईटीवी मीडिया हाउस वाले गोधरा कांड की रिपोर्ट एक बार फिर से तैयार करें, और मीडिया हाउस इसके लिए मान भी जाता है और कहता है कि हम रिपोर्ट जरूर तैयार करेंगे, लेकिन इस बार हत्याकांड के बारे में नहीं बल्कि विक्टिम्स के बारे में बताएंगे। और चैनल इसे कवर करने के लिए किसी नए चेहरे को ढूंढता है। तब मनिका अमृता से कहती है कि तुम्हें गोधरा कांड के विक्टिम्स की रिपोर्ट तैयार करनी है और इसके लिए तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। ये सुनने के बाद अमृता खुश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसे सुनहरे अवसर का ही इंतजार था, जिसके बाद वो गोधरा हत्याकांड के केस के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन विक्टिम्स के बारे में जानने से पहले उसे पता लगाना होगा कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। बहुत सारी चीजें पता करने के बावजूद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ईटीवी मीडिया हाउस के मिश्रा जी यहाँ अमृता के पास आते हैं और उसे वो टेप देते हैं जो समर ने उन्हें दी थी। उस टेप को देखने के बाद अमृता भी समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ बात छुपाई गई है और इस कांड को एक हादसे का नाम देकर इसके पीछे के असली गुनहगार को छुपा लिया गया है। अब मिश्रा जी यहाँ पर अमृता को समर के बारे में बताते हैं कि इस केस की वजह से ही समर की नौकरी चली गई थी और उसे जेल भी जाना पड़ा था, और ये वही इंसान है जिसे इस केस के बारे में सबसे ज्यादा मालूमात है। अब तुरंत अमृता समर को ढूंढकर उसके पास जाती है, पर अब तक समर पूरी तरह से नशे में डूब चुका था और उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। जब अमृता निराश होकर यहाँ से जाने लगती है तो समर उसके पास जाकर कहता है कि अगर तुम मुझे 50,000 रुपए दो तो मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। दरअसल समर के शराब के लिए पैसे खत्म हो रहे थे, इसीलिए वो उसे ये ऑफर देता है। अमृता भी मान जाती है और वो समर को सिर्फ 30,000 ऑफर करती है। अब वो दोनों अगले दिन गोधरा निकल जाते हैं, जहाँ वो दोनों मिलकर जीरो से इन्वेस्टिगेट करते हैं। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उन्हें मालूम चलता है कि अयोध्या में एक यज्ञ था और ये सारे लोग वहीं से वापस लौट रहे थे। और पूछताछ के दौरान उनके सामने कई कहानियां सामने आती है, जैसे कि कोई कहता है कि एक लड़का लड़की को छेड़ रहा था, जिसके बाद सद्दाम नाम के एक लड़के ने हजारों की भीड़ इकट्ठा की और ट्रेन में आग लगा दी। दूसरी कहानी ये थी कि प्लेटफॉर्म पे ही एक साजिद बाटली वाला है जो कि चाय बेचता है और उसकी लड़ाई यात्रियों से हो गई, जिस बारे में उसने सद्दाम को बताया और वो हजारों की भीड़ महज 5 मिनट में इकट्ठा करके लेकर आ गया और यात्रियों से झगड़े की वजह से ट्रेन में आग लगा दी। ये सारी पूछताछ के दौरान उन्हें एक और आदमी के बारे में पता लगता है, अरुण बर्दा, जो कि ये पूरे हादसे का चश्मदीद गवाह था और फिलहाल पुलिस प्रोटेक्शन में है। अमृता और समर समझ जाते हैं कि अगर वो लोग उससे मिल पाए तो उन्हें सच्ची कहानी मालूम हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये लोग साबरमती एक्सप्रेस को देखने के लिए जाते हैं, जो कि 5 साल पहले जल गई थी, और यहाँ पर निरीक्षण करते हुए देखते हैं कि आखिर रेलवे वालों ने इसे किस तरह से हादसा बताया है। रेलवे रिपोर्ट में लिखा था कि कुछ लोग इस ट्रेन के डिब्बे में बैठकर खाना बना रहे थे, तो दूसरी रिपोर्ट में लिखा था कि सिगरेट की वजह से इस ट्रेन में आग लग गई थी। लेकिन समर इन दोनों ही कहानी को झूठा ठहरा देता है। अब ये लोग कोर्ट जाते हैं, जहाँ पर अरुण बर्दा मौजूद था, लेकिन उसे सबकी नजरों से छिपाया जा रहा था, जिस वजह से अमृता और समर को भी उसे ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन आखिरकार वो पता लगा लेते हैं कि उसे किस घर में रखा गया है, पर जिस घर में उन्हें रखा गया था उसकी चौकीदारी के लिए 2 हवलदार भी बाहर खड़े थे। तब समर प्लान बनाता है कि हम लोग एक बड़े ऑफिसर बन करके किसी बत्ती वाली जीप लेकर जाएंगे, और ये प्लान सक्सेसफुल भी होता है। जब वो अरुण बर्दा के घर पहुंच जाते हैं तो हवलदार उन्हें नहीं रोक पाते और फिर वो अरुण से सारी पूछताछ कर लेते हैं, जहां अरुण को न चाहते हुए भी उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है। तब अरुण बताता है कि वो किसी जगह पर काम कर रहा था, तभी सद्दाम भाई आए और उन लोगों ने हम सभी को अपने साथ लेकर गए, और जो गोधरा में हुआ वो सब कुछ प्लान्ड था। साबरमती एक्सप्रेस को जलाने की प्लानिंग एक दिन पहले ही हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा भी कर लिया गया था और 20-20 लीटर की 7 पेट्रोल की ड्रम्स भी रख ली गई थी। अगले दिन जब गोधरा के पास 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकी तो हम सभी लोगों ने साबरमती एक्सप्रेस पर S6 में हमला कर दिया, क्योंकि S6 पर ही हमला करने के लिए कहा गया था। पहले तो सभी ने साबरमती एक्सप्रेस पर ईंट और पत्थर फेंके, बाद में उसमें पेट्रोल डाला और आग लगा दी। अब यहाँ पर अमृता और समर को सारी बातें मालूम हो चुकी थी कि आखिर साबरमती एक्सप्रेस पर आग कैसे लगाई गई, लेकिन अभी भी उस बड़े आदमी का नाम बाहर नहीं आया था जिसने ये सारा काम करवाया था, क्योंकि सद्दाम तो बस एक कठपुतली था। और इससे पहले कि उसका नाम बाहर आ पाता, अचानक से कुछ गुंडे आ जाते हैं और अमृता के पास से सारे सबूत लेकर चले जाते हैं। अब अगले दिन कुछ जांच पड़ताल के बाद एक बहुत बड़े मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है और वो था हबीब कादरी।
हबीब कादरी के कहने पर ही सद्दाम ने ये सब कुछ किया था और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि समर के ऊपर आरोप लग चुके थे और उसे भी फंसाया जा रहा था। समर यहाँ पर बहुत कुछ बताना चाहता था लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे क्योंकि सारे सबूत उनसे छीने जा चुके थे। लेकिन फिर भी वो जज से बहुत सारी बातें बताता है कि इन सब के पीछे सबसे बड़ी गलती पत्रकारिता की है क्योंकि देश बहुत उम्मीद लेकर इनकी तरफ देखता है और मीडिया वाले अपने ऊपर बैठे लोगों को देखते हैं। तब जज साहब यहाँ पर कोई फैसला तो नहीं सुनाते लेकिन गोधरा के इस सच को बाहर लाने के लिए एक टीम तैयार करते हैं। अब यही सब करते करते ये केस 2017 तक पहुंच जाता है और अब तक भी कोई फैसला नहीं सुनाया जाता। अब हम देखते हैं कि समर नेशनल टीवी पर एंकरिंग करने लगा था और अमृता को भी ईटीवी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो भी नेशनल टीवी पर समर के साथ काम करती थी। और फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत पल होने वाला था क्योंकि समर 2017 में गोधरा के उस हत्याकांड के बारे में रिपोर्ट लेकर आया था। समर शुरुआत से सब कुछ बताता है कि अयोध्या में यज्ञ कंप्लीट होने के बाद सारे श्रद्धालु जब साबरमती ट्रेन में बैठकर वहां से अहमदाबाद जाने के लिए निकले तो अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही गोधरा पहुंचने पर उनके ऊपर अटैक हो गया। लेकिन ये कोई हादसा नहीं था बल्कि एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। सद्दाम और उसके बहुत सारे लोगों ने पहले तो साबरमती एक्सप्रेस पर पथराव किए, बाद में दोनों बोगियों में पेट्रोल डाल दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद उन्होंने ट्रेन के गेट को भी बंद कर दिया ताकि कोई भी बाहर न जा सके। फिल्म के आखिर में बताया जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक विस्तृत जांच के बाद 2011 में एक ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि गोधरा में सोमती ट्रेन को जलाना एक पूर्व नियोजित साजिश थी और जांच करने वाली नानावटी नायक आयोग के अनुसार कोच में लगी आग एक दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझ के लगाई गई आग थी। इस भयानक अपराध के लिए 31 लोगों को दोषी ठहराया गया जबकि 63 अन्य को पर्याप्त सबूत के अभाव से बरी कर दिया गया और 11 दोषियों को इस अपराध के लिए मौत की सजा दी गई, जिसमें एक रात पहले इस साजिश को अंजाम देने के लिए की गई बैठक और पेट्रोल खरीदने के अपराध भी शामिल थे। और फिर 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले की भी पुष्टि की। तो दोस्तों, साबरमती रिपोर्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक दस्तावेज है जो उन 59 लोगों की याद में बनी है जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला। ये फिल्म एक कड़ी आलोचना करती है उस मीडिया और राजनीति की जिन्होंने उस कांड को अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल किया और साथ ही उन पत्रकारों की सराहना करती है जिन्होंने सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की, भले ही उनके अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर इसका गहरा असर पड़ा हो। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।